हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं मैलॉजिकल एकेडमी। दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। ठीक है, तो हमने मॉडर्न हिस्टोग्राफी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 1.3 जो कि है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन द यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। ठीक है, यानी कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में, साइंटिफिक नज़रिए से डेवलपमेंट क्या हुआ यूरोप में और हिस्टोग्राफी में क्या क्या डेवलपमेंट हुए वो सभी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिल द 18th century CE यूरोप हैड अचीव्ड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फिलोसॉफी एंड साइंस। ठीक है, जब 18th सेंचुरी जब आगे बढ़ने लगा, ठीक है, जब 18th सेंचुरी जब आ गया तो यूरोप ने एक रिमार्केबल प्रोग्रेस साइंस के फील्ड में और फिलोसॉफी के फील्ड में, यानी कि मानसिक और साइंस विज्ञान के फील्ड में बहुत ही अच्छा अचीव किया। Scholars by then had come believe in the possibility of the studying the social and historical truth by the applying scientific methods। ठीक है, जितने भी स्कॉलर्स थे, जितने भी हिस्टोरियंस थे, जितने भी इतिहासकार, जितने भी विद्वान लोग थे, वो उन्होंने उनकी जो बुद्धिमत्ता बढ़ने लगी तब उन्होंने उनको समझ में आया कि पॉसिबिलिटी इन द स्टडिंग ऑफ सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ बाय द अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड। ठीक है, साइंटिफिक मेथड कैसे अप्लाई करके हम बिलीव को, ठीक है, हिस्टोरिकल ट्रूथ को कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं। नाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कशंस फोकस्ड मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिविटी इन द हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, अब फिलोसॉफिकल डिस्कशंस के बाद, ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर ज़्यादा फोकस और हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस करने के ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी, ज़्यादा उद्देश्य दिया जाने लगा जब साइंटिफिक्स जो स्कॉलर्स थे उनको जब समझ में आने लगा कि हम साइंटिफिक मेथड के हिसाब से भी इसको जान सकते हैं। प्रायर टू 18th century ऑल यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ वेयर इंटरेस्टेड ओनली इन द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस रिसॉल्विंग अराउंड डिवाइन फेनोमेना। ठीक है, 18th सेंचुरी को मद्देनज़र रखते हुए यूरोप के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थे सभी को इंटरेस्ट इस चीज़ में आने लगा, फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस में इंटरेस्ट आने लगा कि हम डिवाइन फेनोमेना, यानी कि जो मत बढ़ते जा रहे हैं लोगों का, जो माइंड सेट डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे चीज़ों में डेवलपमेंट हो रही है, उन सभी चीज़ों में फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में इंटरेस्ट आने लगा। हाउएवर ग्रेजुअली दिस सिनेरियो बिगेन टू चेंज। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली ये जो सिनेरियो, ये जो मॉडर्न जो एरा आया था 18th सेंचुरी का, वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। इन द 1737 CE द गॉटिंजन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन द जर्मनी। ठीक है, एक यहाँ पे फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन पूछ सकता है यहाँ पे आपको कि गॉटिंजन यूनिवर्सिटी कहाँ पे किया गया था, तो गॉटिंजन यूनिवर्सिटी फाउंड किया गया था जर्मनी में। ठीक है, याद रखिएगा, फिर ब्लैंक्स में आ सकता है। दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट, दिस यूनिवर्सिटी विच यूनिवर्सिटी, गॉटिंजन यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, पहली बार गॉटिंजन यूनिवर्सिटी खुली, ठीक है, जिसने फर्स्ट टाइम ही इंडिपेंडेंट हासिल किया। ठीक है, किसके फील्ड में, हिस्ट्री के फील्ड में, हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में। लेटर द अदर जर्मन यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिकम सेंटर ऑफ द हिस्टोरिकल स्टडीज़। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे समय बदलते गया, उसके बाद एक जर्मनी में ही एक नई यूनिवर्सिटी खुली जो कि वो भी हिस्टोरिकल स्टडीज़ को मॉडिफाई करने लगी, यानी कि पढ़ने लगी उसको। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स या जो 1.3 का जो चैप्टर है, जो टॉपिक हो, आपको समझ आया होगा कि कैसे कैसे यूनिवर्सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे जो माइंडसेट हुआ लोगों का, जो स्कॉलर्स का जो माइंडसेट है कैसे चेंज हुआ, और कैसे हिस्ट्री को पढ़ने के लिए अलग अलग जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ बनने लगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 1.4 जिसका नाम है नोटेबल स्कॉलर्स, जिसको हम याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ऐसे स्कॉलर्स को जिसको हम याद रख सकते हैं, जिन्होंने अपना गणित, अपना मन लगाकर हिस्ट्री को समझा और बुक्स में लिखा।
द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनी स्कॉलर्स आर इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हुए, बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन के, अपने योगदान से हिस्टोरियोग्राफी को बहुत ही विकास करने में मदद किया, सहायता किया। लेट्स हैव अ लुक एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स। ठीक है, चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्कॉलर्स थे, कौन कौन से विद्वान लोग थे जिन्होंने हिस्ट्री के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने में मदद किया। सो फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले है रेनी डिस्कार्ड्स। रेनी डिस्कार्ड्स नाम दिया गया है एक, जो कि जिनका जन्म हुआ था 1596 में और इनका निधन हुआ था 1650 में, 1650 में इनका डेथ हो गया था। रेनी डिस्कार्ड्स was the foremost among the scholars who insisted on the verifying the reliability of the historical documents by critically examining them। ठीक है, रेनी डिस्कार्ड्स एक ऐसे उन स्कॉलर में से एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने वेरीफाई किया, क्या वेरीफाई किया, रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को कैसे वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है, कैसे उनके ऊपर विश्वास किया जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से एग्जामाइन करने के बाद, क्रिटिकली एग्जामाइनिंग करने के बाद उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि कैसे हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पे विश्वास कर सकते हैं। अमॉन्ग द रूल्स गिविंग बाय हिम इन हिज बुक, अब उनके द्वारा एक बुक लिखा गया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं जो बताता है कि डिस्कोर्स ऑन द मेथड, जिसका बुक का नाम है डिस्कोर्स ऑन द मेथड। द फॉलोइंग इज सपोज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। ठीक है, जो कि बताता है कि जो नीचे दिए जितने भी कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं, इज सपोज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट, जो कि बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द साइंटिफिक रिसर्च ऑफ मेथड। ठीक है, साइंटिफिक अगर रिसर्च के द्वारा अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम उसको समझें तो। नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रूथ टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, जिसमें बताते हैं रेनी डिस्कार्ड्स जी बताते हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ को ट्रू मत मान लो जब तक उसका बेस क्लियर ना हो जाए। नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग, कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट मत करो, फॉर ट्रू, सच मानो कभी मत मानो, जो जब तक ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड, जब तक ग्राउंड यानी कि जब तक आपके डाउट क्लियर ना हो जाए तब तक उसको सही से मानो मत। आई होप फ्रेंड्स ये आपको जो रेनी डिस्कार्ड्स का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये है आपके रेनी डिस्कार्ड्स जी। ओके, सो अभी दिया है वोल्टेयर जी। वोल्टेयर का जो जन्म है 1694 में हुआ था और इनका डेथ हुआ था 1778 में। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि वोल्टेयर जी ने क्या बताया है हिस्ट्री के बारे में, हिस्टोग्राफी के बारे में। वोल्टेयर द ओरिजिनल नेम वाज फ्रैंकोइस मैरी एरुट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। वोल्टेयर का पूरा नाम था फ्रैंकोइस मैरी एरुट, नाम था उनका। ही वॉज अ फ्रेंच, जो कि वो फ्रेंच के थे। जो फ्रेंड्स जो कॉन्सेप्ट है प्लीज़ इसको रिवाइज करते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में एक मार्क्स के पूछ सकते हैं, या तो आपको मैच द कॉलम या तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। ही ओपाइन that along with the objective truth and chronology of the historical events, considering the social traditions, trade, economy, agriculture etc. ठीक है, उन्होंने क्या करके बताया है, ही ओपाइन, उन्होंने ये अपना मत दिया है, अपना विश्वास दिया है, अपना जो कथन है, जो स्टेटमेंट उन्होंने क्या बताया उनमें, दैट अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी। ठीक है, किस ऑब्जेक्टिव को लेकर, ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स, कंसिडरिंग द सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। उन्होंने क्रोनोलॉजी को समझते हुए, यानी कि सबकी सिस्टम वाइज को समझते हुए, जैसे कि हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गया, ठीक है, और सोशल ट्रेडिशन हो गया, समाज का जो ट्रेडिशन हो गया, जो परंपरा हो गया, और ट्रेड को समझते हुए, इकोनॉमिक को समझते हुए, एग्रीकल्चर को समझते हुए एक्सेट्रा, सभी चीज़ों को समझते हुए उन्होंने अपना ये मत दिया है कि हिस्टोरियोग्राफी कैसे डेवलपमेंट में आई है। ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इन द हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो ये इवेंट्स है, सोशल ट्रेडिशंस है, ट्रेड है, जो इकोनॉमी है, सभी चीज़ें हिस्टोरियोग्राफी में बहुत ही मायने रखती हैं। इट गेव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द राइटिंग हिस्ट्री। ठीक है, अब यही सारी चीज़ें हमको ये बताती है कि जो बढ़ावा देती है हमारे ज्ञान को, हमारी हिस्ट्री को बढ़ावा देती है कि इंसान का रहने के तरीका भी हिस्ट्री लिखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि
अब पास्ट में कैसे लोग रहते थे, ठीक है, पास्ट में कैसे लोग जीते थे, खाते थे, जैसे उन को रहन सहन कैसा था, वो सभी चीज़ें जानना इम्पोर्टेंट था। Thus it is said that वोल्टेयर हैज़ फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो वोल्टेयर जी हैं, वोल्टेयर जो है फाउंडर है किसके, मॉडर्न हिस्टोग्राफी के। तो क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है हु इज़ नॉन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, तो आप बोल सकते हैं दोस्तों कि वोल्टेयर इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ठीक है। अब एक और दिया है यहाँ पे, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हेगल। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हेगल जिसका जन्म हुआ था 1770 में और इनका डेथ हुआ था 1831 में। हेगल वॉज अ जर्मन फिलोसोफर। अब ये जान लीजिए फ्रेंड्स, इसको टिक आउट कर लीजिए। जो मैं टिक आउट करते चल रहा हूँ फ्रेंड्स, उसको भी आप टिक आउट करते चलिए, क्योंकि आपको आगे चल के ये नोट बनाने में बहुत ईजी पड़ जाएगा, आपको रिवाइज करने में ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। ही इंसिस्टेड दैट द हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन द लॉजिकल मैनर। जिन्होंने विश्वास दिलाई, जिन्होंने बताया कि जो रियलिटी है, हिस्टोरिकल रियलिटी, जो इतिहास का जो रियलिटी है वो प्रेजेंट होना चाहिए एक लॉजिकल मैनर में, एक सही तरीके से माइंडसेट में डेवलप होना चाहिए। टू हिम द टाइम लाइन हिस्टोरिकल इवेंट्स वॉज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। उनके हिसाब से टाइम लाइन के उनके हिसाब से हिस्टोरिकल जो टाइमलाइन था, हिस्टोरिकल जो इवेंट्स था, वो क्या हुआ, इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि प्रोग्रेस को दर्शा रहा था, ठीक है। प्रोग्रेस को दर्शा रहा था इन द सेंस, मतलब जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ते जा रही थी वैसे वैसे मानव गतिविधियाँ भी बढ़ती जा रही थी, यानी कि मानव की जो प्रोग्रेस थी, ह्यूमन की जो प्रोग्रेस थी वो भी बढ़ते जा रही थी। ही ऑल्सो थॉट दैट प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज़ बाउंड टू चेंज ओवर टाइम, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया हमको कि प्रेजेंटेशन, हिस्ट्री को प्रेजेंट करने के लिए समय का बाउंड होना, समय का चेंज होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। एज अ न्यू एविडेंस वुड बी कम फोर्थ, जैसे कि एक नया एविडेंस, नया प्रूफ हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। जैसे जैसे समय चेंज होते जाता है वैसे वैसे मानव गतिविधियाँ भी चेंज होते जाती हैं। इसी तरीके से जो विल्हेम है, ठीक है, विल्हेम क्या नाम इनका, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हेगल ने बताया कि जो समय की चीज़ें, समय के साथ साथ चीज़ें चलते रहती हैं, उसकी तरफ से, उसकी वजह से हिस्ट्री को प्रेजेंट करना बहुत ही ईजी हो जाता है और एविडेंस के तौर पे याद रखना भी ज़रूरी हो जाता है। विद द हेगल्स फिलोसॉफी, अब फ्रेडरिच हेगल के हिसाब से many scholars were convinced that historical methods were not lesser quality through they differ from the scientific method। अब हेगल जी क्या कहते हैं, many scholars were convinced, बहुत सारे स्कॉलर ने, बहुत सारे विद्वानों ने कहा है, बताया है कि हिस्टोरिकल मेथड वेयर नॉट लेजर क्वालिटी थ्रू द डिफर फ्रॉम द साइंटिफिक मेथड। अभी बताते हैं कि जो साइंटिफिक मेथड है, जो जितने स्कॉलर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स हुए, तो उन्होंने बताया कि हिस्टोरिकल मेथड जो है बहुत ही लेज़र क्वालिटी का है। तो उनके हिसाब से, साइंटिफिक मेथड के हिसाब से, उनके हिसाब से अगर वो लोग पढ़ रहे थे साइंटिफिक मेथड से, तो ये बहुत ही लेज़र क्वालिटी था उनके हिसाब से, ऐसा कहते हैं जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हेगल। The collection of his lectures and the articles he published in the book entitled The Encyclopedia of Philosophical Science। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हेगल जो हिस्ट्रियन है, जो स्कॉलर हैं, उन्होंने बताया, एक बुक लिखा है जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। हिज बुक रीज़न इन हिस्ट्री, एक इंटाइटल है जिन्होंने पब्लिश बुक किया है, एक दो बुक है, इंसाइक्लोपीडिया फिलोसॉफिकल साइंस और दूसरा है रीज़न इन हिस्ट्री। इज़ वेल नॉन, उन्होंने अपने फिलोसॉफिकल के रीज़न नज़रिए से देखा है, तो इसके लिए उनका ये जो बुक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इट इज़ गुड टू नो दिस, अब यहाँ पे जो हेगल जी बताते हैं कि कुछ और पॉइंट्स बताते हैं ट्रू और फॉल्स के बारे में। जब स्कॉलर्स ने कुछ गलत चीज़ों को भी वहाँ पे एक्सपेक्ट किया होगा, तब हेगल जी बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू हेगल, grasping of the meaning of the any event happens in the term of two direct opposites, ठीक है। मतलब क्या बताते हैं, according to Hegel, grasping the meaning of any event happen, ठीक है,
यानी कि किसी भी चीज़ों का दो नज़रिया होना ज़रूरी है, दो नज़रिया समझना ज़रूरी होता है। ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टू अपोजिट्स। ठीक है, ह्यूमन माइंड क्या नहीं कर पाता है, दो चीज़ों को दो अलग अलग चीज़ों को नहीं समझ पाता है जब तक उसको दो अलग अलग चीज़ें न पता हों, जैसे कि गुड और बैड। ठीक है, good or bad, true or false, for example good or bad, true or false, etc. In the order to understand the true nature of a thing, one needs to know good or bad. किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी अच्छाई उसकी बुराई समझना ज़रूरी है। जैसे कि एक बंदा मोबाइल चलाता है, ठीक है, जैसे कि एक पर्सन है जो एक स्टूडेंट है जो मोबाइल बहुत हद से ज़्यादा चलाता है, तो उसको दोनों सिचुएशन को समझना ज़रूरी पड़ेगा। ज़रूरी होगा कि वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल चलाएगा तो उसकी गलत हैबिट आ सकती है, वो पढ़ाई में उसको मन नहीं लगेगा। ठीक है, अगर उसी चीज़ का अगर सही से सदुपयोग करे, मोबाइल का अगर सही से सदुपयोग करे तो उसका जो माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली गुड एंड बैड, दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज़ बेस्ड ऑन द अपोजिट्स इज नॉन एज डायलेक्टिक्स। इसी चीज़ को जो मेथड और इस मेथड है एनालिसिस ऑफ अपोजिट्स इज नॉन एज डायलेक्टिक्स। यहाँ पे आपको पूछ सकता है मैच द कॉलम में, द मेथड ऑफ एनालिसिस which based on the opposites is known as dialectics. In this method theory is proposed at the beginning of which is called thesis. ठीक है, at the beginning यानी कि जो स्टार्टिंग में जो थ्योरी प्रपोज किया गया था जो उसका नाम है थीसिस। ठीक है, then another theory is proposed which is contrary to thesis. ठीक है, अब इस जो थ्योरी के ऊपर है जो अपोजिट को अपोजिट करता है उस थ्योरी का नाम है एंटीथेसिस। ठीक है, आफ्टर अ थोरो लॉजिकल डिस्कशन ऑफ द बोथ अ न्यू थेसिस इज प्रपोज्ड विच इंक्लूड्स गिस्ट ऑफ बोथ थीसिस एंड द एंटीथेसिस। ठीक है, फिर आफ्टर कुछ समय के बाद ऐसे लॉजिकल डिस्कशंस आए जो कि दोनों के ऊपर एक न्यू थ्योरी बना जो कि प्रपोज करता है इंक्लूड्स गिस्ट ऑफ बोथ थीसिस एंड एंटीथेसिस। दोनों के बाद यानी कि एंटीथेसिस और थीसिस के बाद एक न्यू थ्योरी बना जिसका नाम है गिस्ट ऑफ बोथ थीसिस एंड एंटीथेसिस। दिस प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट न्यू थीसिस इज कॉल्ड सिंथेसिस। जब ये प्रोसेस हुआ, जब दोनों के ऊपर न्यू थ्योरी बनी तो उसको बोलते हैं सिंथेसिस। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। और जितने भी मैंने नोट्स यहाँ पे आपको अंडरलाइन करवाए उसको प्लीज़ अगर आपने अंडरलाइन किया होगा तो उसको पढ़ते रहिएगा, क्योंकि पढ़ने से आपको क्या होगी कि आपकी जो हैबिट होगी वो बढ़ती चली जाएगी और बढ़ने के बाद आपकी जो रिमेंबरिंग पावर होगी वो बढ़ जाएगी और जितने भी मेन पॉइंट्स होंगे वो समझने के लिए आपको ईजी हो जाएंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, क्योंकि जो वीडियो है बहुत ही लंबा हो जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लियोपोल्ड वॉन रैंकिंग के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू बीइंग विद माय लॉजिकल अकेडमी। हैव अ गुड डे अहेड।